स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान विभिन्न मुद्दों पर आपसी वैचारिक मतभेदों के बावजूद नेताओं के बीच कम से कम एक मुद्दे पर तो सहमति थी। अर्थात एक मुद्दे पर वो एकमत थे और वह मुद्दा था कि स्वतंत्रता के पश्चात देश की अर्थव्यवस्था को निजी हाथों में नहीं सौंपा जाएगा। इसके पीछे का जो कारण था वह थी दो घटनाएं। पहला यूरोपीय महामंदी और दूसरा था जापान और जर्मनी का पुनर्निर्माण। इन दो घटनाओं में ऐसा क्या था कि नेताओं ने इतना बड़ा निर्णय लिया, कौन सा, कि स्वतंत्रता के पश्चात देश की अर्थव्यवस्था को निजी हाथों में नहीं सौंपा जाएगा। ये सारी जानकारी और स्पष्टता आपको इस सारी चर्चा के पश्चात स्वयं ही हो जाएगी। तो आरंभ करते हैं पहली घटना से, अर्थात यूरोपीय महामंदी से। अक्टूबर 1929 में अमेरिकी शेयर बाजार में एक तेज गिरावट दर्ज की गई, जिससे वॉल स्ट्रीट में एक दहशत का माहौल पैदा हो गया। ये वॉल स्ट्रीट दर्शकों न्यूयॉर्क शहर के लोअर मैनहट्टन क्षेत्र का एक वित्तीय ब्लॉक है, जहां पर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। न्यूयॉर्क शहर की ये वॉल स्ट्रीट बिल्कुल वैसे ही प्रसिद्ध है जैसे कि मुंबई की दलाल स्ट्रीट, जहां पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। यदि आपने स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता से जुड़ी फिल्म स्कैम 1992 देखी होगी तो आपने दलाल स्ट्रीट का नाम वहां जरूर सुना होगा। तो वॉल स्ट्रीट में दहशत का माहौल पैदा होते ही निवेशकों के करोड़ों डॉलर स्वाहा हो गए। लाखों लोगों ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी गंवा दी। नतीजा ये हुआ कि लोगों की खरीदने की क्षमता और निवेश करने की क्षमता शून्य पर पहुंच गई, जिससे कल कारखानों से माल के उठान की जो सीमा थी वो अत्यंत नीचे स्तर पर पहुंच गई। अर्थात औद्योगिक इकाइयां बंद होने लगी। मालिकों ने कामगारों की छटनी आरंभ कर दी, जिससे बेरोजगारी बढ़ने लगी। इस बेरोजगारी के बढ़ने से ये आर्थिक संकट और गहरा गया था, जो कुल मिलाकर 10 वर्ष तक चला था। अर्थात वर्ष 1929 से लेकर 1939 तक अमेरिका और यूरोप में चला ये आर्थिक मंदी का दौर यूरोपीय महामंदी के नाम से जाना जाता है। दूसरी ओर जैसा कि हम जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था। इस नुकसान की भरपाई के लिए किए जा रहे कार्यों को ही जापान और जर्मनी के पुनर्निर्माण के नाम से जाना जाता है। लेकिन सरकारी सहयोग के अभाव और योजनाओं की कमी के चलते ये काम काफी लंबे खिंच गए थे। जैसा कि हम अभी कह चुके हैं कि नेताओं ने ये निर्णय तो ले ही लिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात देश की अर्थव्यवस्था को निजी हाथों में नहीं सौंपा जाएगा, लेकिन इस बात पर, इस निर्णय पर मुहर लगाती थी बॉम्बे प्लान ने। स्वाभाविक है, अब ये हमें जानना आवश्यक हो जाता है कि ये बॉम्बे प्लान है क्या। सामान्यतः उद्योगपति और बड़े व्यापारी इस बात के पक्ष में नहीं होते कि अर्थव्यवस्था को सरकार अपने हाथों में रखे, क्योंकि इससे मुद्रा के स्वतंत्र चलन में कठिनाई होती है, जो आमतौर पर उद्योगपति और बड़े व्यापारी पसंद नहीं करते। लेकिन इससे उलट, इससे विपरीत वर्ष 1944 में उद्योगपति और बड़े व्यापारी बॉम्बे में एकत्र हुए और उन्होंने एक साझा प्रस्ताव पास कर सरकार से ये आग्रह किया कि वह नियोजित अर्थव्यवस्था की राह अपनाते हुए
आर्थिक और अन्य योजनाओं में निवेश करें, उद्योगों में भी निवेश करें। इन उद्योगपति और बड़े व्यापारियों द्वारा सुझाया गया ये प्रस्ताव या दिया गया ये प्रस्ताव ही बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। अब स्वतंत्रता के पश्चात अपनी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए सरकार के पास दो मॉडल थे। पहला पूंजीवादी मॉडल और दूसरा समाजवादी मॉडल। पूंजीवादी मॉडल अमेरिका और यूरोप में प्रचलित था, जो पूंजी के उदारीकरण का पक्षधर था, जबकि समाजवादी मॉडल सोवियत संघ में प्रचलित था, जहां पर निजी संपत्ति नाम की कोई चीज नहीं होती, अर्थात उत्पादन का नियंत्रण पूरी तरह सरकार के हाथ में होता है। अब जैसा कि नेता लोग निर्णय ले चुके थे, पूंजीवादी मॉडल को अपनाने का तो प्रश्न ही नहीं था, लेकिन जिस हालात में, जिन परिस्थितियों में देश को स्वतंत्रता मिली, खास तौर पर विभाजन के पश्चात, नेताओं को समाजवादी मॉडल भी पूरी तरह से लागू करना तर्कसंगत नहीं लगा। अतः बीच का रास्ता अपनाते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया कि वे अपने अर्थव्यवस्था को मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल से आगे लेकर जाएगी। अर्थात उसने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को अपनाने का निर्णय लिया, जिसमें कृषि क्षेत्र निजी हाथों में और उद्योग क्षेत्र को सरकार ने अपने हाथों में रखने का निर्णय लिया, जिसमें भारी उद्योग और विशाल परियोजनाएं सीधे सीधे सरकार के नियंत्रण में, जबकि छोटे उद्योग परमिट और लाइसेंस के जरिए सरकार ने अपने नियंत्रण में रखने का निर्णय लिया। अब सरकार यह निर्णय तो ले ही चुकी थी कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाएगी, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल के जरिए, लेकिन उसने इस बात पर बल दिया कि वह अपनी अर्थव्यवस्था को एक योजनाबद्ध तरीके से आगे लेके जाएगी। उसका कारण क्या था, ये समझ लेते हैं। वास्तव में यूरोपीय महामंदी के दौरान, जहां एक और अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था पाताल लोक तक पहुंच गई थी, वहीं दूसरी ओर सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था आसमान छू रही थी, क्योंकि वो अपनी अर्थव्यवस्था को एक योजनाबद्ध तरीके से आगे लेके जा रहा था। अब योजना आयोग जैसी संस्था को खड़े करने का विचार का जन्म कोई एक ही दिन में नहीं हुआ था। उसकी नींव तो यूरोपीय महामंदी और जापान और जर्मनी के पुनर्निर्माण जैसी घटनाओं के दुष्परिणाम को देखने के बाद पड़ी थी। अब वास्तविक तौर पर सरकार के एक सीधे साधे प्रस्ताव से मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना कर दी गई थी। हालांकि अब इस संस्थान की जगह एक दूसरा संस्थान ले चुका है। उसकी चर्चा अभी हम इस योजना आयोग के बाद करेंगे, लेकिन पाठक इस बात पर ध्यान दें, दर्शक इस बात पर ध्यान दें कि ये योजना आयोग और इससे संबंधित जानकारी जो हम देने जा रहे हैं, ये आपके पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, अतः इसको छोड़ने की गलती ना करें। तो सरकार के एक सीधे साधे प्रस्ताव से मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना कर दी गई थी। अब बात करते हैं इसके अधिकार क्षेत्र क्या थे। यह सरकार की एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संस्था थी। मैं शब्द थी इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अब ये संस्था समाप्त हो चुकी है और जैसा हमने अभी कहा, इसका स्थान दूसरी संस्थान ले चुका है और उसकी चर्चा अभी हम करने जा ही रहे हैं। तो योजना आयोग सरकार की एक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण संस्था थी, जो इस बात का निर्णय लेती थी कि सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे आगे लेकर जाएगी, इस संबंध में रणनीति तैयार करना। हालांकि इसकी शक्तियां मात्र एक सलाहकार के रूप में थी, लेकिन इसकी सिफारिशें मात्र मंत्रिमंडल के मंजूरी से क्रियान्वयन स्तर तक पहुंच जाती थी। अब बात करते हैं योजना आयोग के कार्य क्षेत्र की।
सरकार योजना आयोग को अपना एक दस्तावेज उपलब्ध कराता था जिसमें उसके आय और व्यय अर्थात आमदन और खर्चे का लेखा जोखा होता था। उसी आधार पर केंद्र और राज्य सरकारों के बजट को दो हिस्सों में बांट दिया जाता था। पहला गैर योजना व्यय बजट और दूसरा योजना व्यय बजट। गैर योजना व्यय बजट को वार्षिक आधार पर दिनों दिन मदों के लिए अर्थात रोजाना मर्रा के खर्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जबकि योजना व्यय बजट 5 वर्ष के आधार पर उस वरीयता के हिसाब से खर्च किया जाता था जो वरीयता 5 वर्षीय योजना में तय कर दी गई होती थी। इस चर्चा के पश्चात अब हम बात करते हैं उस दूसरे संस्थान की जिसने योजना आयोग की जगह ले ली है। जैसा हम अभी कह चुके हैं कि सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल अपनाने का निर्णय लिया था, लेकिन उसने इस बात पर बल दिया था कि वो सोवियत संघ की पद्धति पर चलते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को एक योजनाबद्ध तरीके से आगे लेके जाएगी, जहां योजनाएं बनाकर कार्यों को अंजाम दिया जाता है। योजना आयोग द्वारा संचालित 1 वर्षीय और 5 वर्षीय योजनाओं के बल पर उस समय हमारी अर्थव्यवस्था ने किस तरह ऊंचाइयां छू ली थी, देश को आगे ले जाया गया था, ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। इन 1 वर्षीय और 5 वर्षीय प्रणाली की चर्चा अभी हम गैर योजना व्यय और योजना व्यय में स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन वर्ष 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आते ही ये तर्क दिया गया कि 65 वर्ष पुरानी ये संस्था बेशक उस समय के हिसाब से तर्कसंगत थी, ये अर्थव्यवस्था को आगे लेके गई, लेकिन बदलते परिवेश और वर्तमान परिस्थितियों में ये अब प्रभावी नहीं रह गई है, जिसके पीछे कुछ इस तरह की दलीलें भी दी गई कि भारत एक विविधताओं से भरा देश है, जहां इसके राज्य जो हैं वो आर्थिक स्थिति में अलग अलग चरणों पर हैं, उनकी कुछ ताकतें हैं, कुछ कमजोरियां हैं, और एक ही आर्थिक नीति से सब राज्यों को हाँका नहीं जा सकता। दूसरा, प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हम अपनी पुरानी योजनाओं और पुरानी परंपराओं के जरिए खुद को वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थापित नहीं कर सकते। शायद ये बातें कुछ तर्कसंगत भी हैं, और इसी सोच के साथ 1 जनवरी 2015 को नई संस्था जिसने योजना आयोग की जगह ली है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया गया था, अर्थात नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी। वैसे योजना आयोग को समाप्त करने और नीति आयोग को लाने के संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से दिए अपने पहले भाषण में ही दे चुके थे। इस नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था के नाम से जाना जाता है। इस समय नीति आयोग भारत सरकार का एक प्रमुख थिंक टैंक है, जो दिशात्मक और नीतिगत स्रोत का कार्य तो करता ही है, साथ ही सामान्य एवं दीर्घकालीन योजनाओं की रूपरेखा भी तैयार करता है, और साथ ही ये नीति आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को एक सटीक तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। इस नीति आयोग की सदस्य संरचना कुछ इस प्रकार है कि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, और उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी अध्यक्ष द्वारा की जाती है,
और इस नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO हैं अमिताभ कांत और इसके संचालन परिषद में जो सदस्य हैं वो इस प्रकार हैं: सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि अर्थात उनके राज्यपाल। नीति आयोग के 2 प्रमुख हब हैं। पहला टीम इंडिया हब, जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सूत्रधार का कार्य करता है, और दूसरा ज्ञान एवं नवोन्मेष हब, जिसे इंग्लिश में नॉलेज एंड इनोवेशन हब के नाम से जाना जाता है। ये भारत सरकार का प्रमुख थिंक टैंक है। नीति आयोग के कुछ मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं: समाज के उस वर्ग पर ध्यान देना जो देश के आर्थिक विकास के बावजूद लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, वो लाभान्वित हों, इस बात को सुनिश्चित करना। और इस सोच के साथ कि एक सशक्त राज्य एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं, संघीय संरचना पर चलते हुए राज्यों को अधिक आर्थिक सहायता देना। और तीसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को ध्यान में रखते हुए कई अन्य आर्थिक और सामान्य नीतियों को शामिल करना। और चौथा, नीति आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं को और अधिक प्रभावी और अधिक धारदार बनाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। अब नीति आयोग से संबंधित अंत में हम चर्चा करने जा रहे हैं कुछ अंतर की, अर्थात योजना आयोग के काम करने के तरीके और अब नीति आयोग के काम करने के तरीकों में क्या फर्क है, क्या अंतर है। पहला, योजना आयोग में सचिवों की नियुक्ति सामान्य प्रक्रिया से होती थी, जबकि नीति आयोग में सचिवों की नियुक्ति सीधे सीधे प्रधानमंत्री द्वारा होती है। दूसरा, योजना आयोग में कार्यप्रणाली टॉप डाउन अप्रोच की पद्धति पर आधारित रहती थी, जिसमें मसौदा ऊपर के कर्मचारी बनाते थे, अब वो नीचे 2-3 स्तर तक आकर अंतिम रूप ले लेता था और नीचे के अधिकारियों का उसमें भागीदारी ना हो पाने के कारण योजनाएं उतनी प्रभावी और सटीक नहीं होती थी। जबकि नीति आयोग की कार्यप्रणाली बॉटम अप अप्रोच पद्धति पर आधारित है, जिसमें योजनाओं की रूपरेखा या मसौदा निचले स्तर के अधिकारी बनाते हैं और वो एक एक करके जब वरिष्ठतम अधिकारी तक पहुंचती है तो ज़्यादा अधिकारियों की भागीदारी के कारण योजनाएं अधिक प्रभावी और सटीक बनती हैं। तीसरा अंतर, योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए योजना आयोग को धन आवंटन का अधिकार था, लेकिन नीति आयोग में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए धन आवंटन का अधिकार या तो मंत्रालयों के पास है या राज्य सरकारों के पास है। इस संबंध में एक कुछ अंतिम 2-3 लाइनें कि सरकार का एक उपक्रम जिसे हम मेक इन इंडिया से जानते हैं, वह नीति आयोग से जुड़ा है। सरकार का एक प्रसिद्ध उपक्रम है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं कि लगभग जिस उद्देश्य से मेक इंडिया को लाया गया था, 10 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना और देश में कुल उत्पादन बढ़ सके 10 से 12%, उसके सहयोग के लिए मेक इन इंडिया को लाया गया था। और तीसरा, कुल मिलाकर मेक इन इंडिया की सहायता से देश की GDP को ऊपर लेके जाना। नीति आयोग की इस चर्चा के पश्चात हम बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अर्थात राष्ट्रीय विकास परिषद की। राष्ट्रीय विकास परिषद विकास से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श और निर्णय लेने वाली एक सर्वोच्च संस्था है। देश के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष पद पर आसीन होते हैं, जिन्हें
इस परिषद का कार्यकारी भी कहा जाता है। इस परिषद की अन्य सदस्य संरचना इस प्रकार है। प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल अर्थात वहाँ के प्रतिनिधि, और चौथा नीति आयोग के सभी सदस्य। इस राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना अगस्त 1952 में हुई थी, जिसका उद्देश्य योजना आयोग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रसार के लिए देश में उपलब्ध प्रतिभा और संसाधनों का इस तरह से इस्तेमाल करना कि इन योजनाओं का लाभ एक सुनियोजित ढंग से और एक संतुलित ढंग से सभी लोगों तक भी पहुंचे और देश के सभी भागों तक भी पहुंचे। वैसे सरकार अब इसे समाप्त करने का मन बना चुकी है। हालांकि इस संदर्भ में कोई सरकार संकल्प पत्र नहीं लाई है, लेकिन इसको समाप्त करने के पीछे तर्क ये है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की सदस्य संरचना और इधर नीति आयोग के शासी परिषद की सदस्य संरचना अर्थात नीति आयोग के गवर्निंग बॉडी की सदस्य संरचना लगभग एक ही है। अतः राष्ट्रीय विकास परिषद को समांतर में चलाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। वैसे भी अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के काल से ही इस राष्ट्रीय विकास परिषद को कोई विशेष जिम्मेदारी सौंपी भी नहीं गई है। और दूसरे, इस राष्ट्रीय विकास परिषद के योजना आयोग से जुड़े होने के कारण जो योजना आयोग अपनी भागीदारी की आयु समाप्त कर चुका है, इस राष्ट्रीय विकास परिषद को चलाए रखना तर्कसंगत है भी नहीं। और मेरे विचार से भी सरकार का ये निर्णय बिल्कुल सही है कि अब इसे समाप्त कर देना चाहिए। इसी के साथ हमारी नीति आयोग एवं कुल मिलाकर राष्ट्रीय विकास परिषद की चर्चा यहीं समाप्त होती है। अब नीति आयोग की स्थापना के पश्चात स्वाभाविक है कि अब इस वर्तमान सरकार की विकास योजनाएं इस नीति आयोग द्वारा ही संचालित हो रही होंगी, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात विकास योजनाएं कैसे आगे बढ़ी, तब की सरकार अर्थव्यवस्था को कैसे आगे लेकर गई, ये जानना भी अत्यंत आवश्यक है और ये आपके पाठ्यक्रम का एक हिस्सा भी है। तो इस चर्चा को इस तरह आरंभ करते हैं। जैसा कि हम ये चर्चा कर चुके हैं कि सरकार ने ये निर्णय ले लिया था कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल के जरिए आगे लेके जाएगी, लेकिन इस मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल अपनाने के लिए उसे दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों तरह के दलों के आलोचना का शिकार होना पड़ा। हालांकि दोनों के अपने अपने कारण थे। आइए एक एक कर इनकी चर्चा करने। तो हम आरंभ करते हैं उन बिंदुओं से जिसके आधार पर दक्षिणपंथी दलों ने सरकार की आलोचना की मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल अपनाने के लिए। पहला, योजनाकारों ने निजी संस्थाओं के काम करने के लिए रास्ते पूरी तरह से नहीं खोले हैं। नंबर 2, सरकारी कंपनियों या सरकारी संस्थानों उपक्रमों के हितों का ध्यान रखते हुए परमिट और लाइसेंस के नाम पर रोड़े अटकाए जाते हैं। तीसरा, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार को आयात कर लागू करना चाहिए था वो सही ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। और चौथा, सरकार का आवश्यकता से अधिक नियंत्रण अकुशलता और भ्रष्टाचार को जन्म दे रहा है। दूसरी ओर हम बात करते हैं अब उन बिंदुओं की जिसके आधार पर इन वामपंथी दलों ने सरकार की आलोचना की उसी मिक्स इकोनॉमी मॉडल को अपनाने के लिए। पहला, सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर पूरी तरह से खर्च नहीं कर रही है।
सरकार सामान्यतः उन क्षेत्रों में निवेश करती है जिसमें निजी संस्थान जाने की रुचि नहीं रखते हैं। और तीसरा, सरकार की कई नीतियां निजी संस्थानों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही हैं। लेकिन इन आलोचनाओं से बिना डरे, बिना घबराए और इसकी परवाह किए बिना सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत रही। और इसके लिए सरकार ने 3 बड़े कदम उठाए, जिन्हें 3 शुरुआती कदमों के नाम से जाना जाता है, जो इस प्रकार हैं। कृषि क्षेत्र को वरीयता देना और विशाल परियोजनाओं जैसे हीराकुद डैम और भाखड़ा नंगल डैम जैसे कार्यों को आगे बढ़ाना। दूसरा, औद्योगिकरण को तेज गति से आगे लेके जाना, इस सोच के साथ कि देश के आधुनिकीकरण के लिए औद्योगिकरण अत्यंत आवश्यक है। और तीसरा, परिवहन और संचार क्षेत्र में ध्यान देना। तो आरंभ करते हैं पहले शुरुआती कदम से, अर्थात कृषि क्षेत्र को वरीयता और विशाल परियोजनाओं पर ध्यान देना, अर्थात वो आगे समय पर अपने लक्ष्य पर पूरी हो जाए, उस और ध्यान देना। इसी सोच के साथ, जैसा कि हम जानते ही हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात कृषि क्षेत्र को काफ़ी क्षति हुई थी, कृषि क्षेत्र को काफ़ी नुकसान हुआ था, विशेषकर विभाजन की घटना के पश्चात। इसी सोच के साथ पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र को उपलब्ध कराई गई 7.5% की राशि की तुलना में कृषि क्षेत्र को 15% की एक बड़ी राशि आवंटित की गई थी। साथ ही कृषि क्षेत्र की सहायता के लिए विशाल परियोजनाओं, जैसे हमने अभी कहा हीराकुद डैम और भाखड़ा नंगल डैम जैसी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त 17% की राशि भी उपलब्ध कराई गई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि ये भाखड़ा नंगल डैम और हीराकुद डैम जैसी परियोजनाओं का उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए था। हम जानते हैं कि ये दोनों ही चीज़ें कृषि क्षेत्र के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इन से भी ऊपर जाकर सरकार ने कुछ भूमि सुधार योजनाएं को अपनाने का निर्णय लिया। ये योजनाएं भी कृषि क्षेत्र की सहायता के लिए थे। आइए इन भूमि सुधार योजनाओं की बात कर लें। पहला, जमींदारी प्रथा को समाप्त करना। लगभग 150 वर्ष पूर्व ये कानून या ये प्रथा ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई थी, लेकिन वर्ष 1950 में इस जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया, जिसका उद्देश्य किसानों को जमींदारों के चंगुल से मुक्त करवाना था। वो जमींदार जो कृषि क्षेत्र में जिनकी रुचि ना के बराबर थी। दूसरा, भूमि समेकन या लैंड कंसोलिडेशन, जिसमें छोटे छोटे भूमि खंडों और उनके स्वामित्व में इस तरह से जोड़ तोड़ किया जाता है कि एक बड़ा भूमि खंड प्राप्त हो जाए जिसमें कृषि करना आसान हो सके। तीसरा, भूमिहीनों को भूमि खंड प्रदान करना। सरकार का ये कदम निश्चय ही सराहनीय था। वैसे तो आरंभ में इन लोगों को, भूमिहीनों को जो भूमि खंड दिए गए वो खेती लायक नहीं थे, लेकिन थोड़ी सी ही मेहनत के पश्चात वो उन भूमि खंडों को कृषि लायक बनाने में कामयाब हुए और कालांतर में एक अच्छे खासे भूमि खंड के स्वामी भी बन गए। चौथा, एक व्यक्ति कितनी भूमि अधिक से अधिक रख सके उसकी सीमा तय करना, अर्थात भू सीमा तय करना। हालांकि ये कानून कुछ देर से आया था, वर्ष 1960 में। तब तक वे जमींदार जिनके पास इस निर्धारित सीमा से अधिक भूमि थी, वे अपनी भूमि बेचने या दूसरे लोगों के नाम में करवाने में सफल हो भी गए थे। अब सरकार के इन सभी प्रयासों के बावजूद नतीजे उस अनुरूप नहीं थे जैसे कि अपेक्षा की गई थी। अर्थात
अभी भी देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था और खाद्यान्न की पूर्ति के लिए जो देश में आवश्यक थी जितने खाद्यान्न की, उसको पूरा करने के लिए हमें खाद्यान्न की आयात पर निर्भर करना पड़ रहा था, विशेषकर अमेरिका से, जिसके बदले में अमेरिका लगातार देश पर आर्थिक नीति में बदलाव करने का दबाव डालता रहा था। और वर्ष 1966 में यह हुआ भी कि इंदिरा गांधी को इस दबाव के चलते रुपए का अवमूल्यन भी करना पड़ा था। हालांकि ये सारी चर्चा हम कांग्रेस चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना में करेंगे। अब इस समस्या से निदान के लिए जो खाद्यान्न संकट देश में चल रहा था, सरकार ने हरित क्रांति परियोजना को चालू किया, उसको आरंभ किया। अर्थात कृषि वैज्ञानिक एम स्वामीनाथन के निर्देशन में ये परियोजना लाई गई और ये निर्णय लिया गया कि सरकार उन किसानों की मदद करेगी जो पहले से ही साधन संपन्न हैं। हालांकि अभी तक सरकार उन किसानों की मदद करती थी जो गरीब थे, लेकिन इस बार ये निर्णय लिया कि सरकार उनकी मदद करेगी, उन किसानों की मदद करेगी जो साधन संपन्न हैं, जिनके पास सिंचाई के अच्छे साधन हैं। तर्क ये था कि जो किसान पहले से ही जिनकी उत्पाद की क्षमता ठीक ठाक है, वे एक छोटी अवधि में एक बड़े लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। इस परियोजना के लिए जिस क्षेत्र को चुना गया वह था पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हालांकि कुछ भाग आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भी लिए गए, लेकिन सरकार का ध्यान मुख्यतः इन 3 क्षेत्रों में था, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इस क्षेत्र के किसानों को अच्छे बीज की किस्म उपलब्ध कराई गई, जिन्हें हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड कहते हैं, अर्थात अच्छे बीजों की किस्म उपलब्ध कराई गई। दूसरा, उन्हें कीटनाशक और उर्वरक अर्थात कीटनाशक और खाद उपलब्ध कराई गई और उन्हें सस्ते दरों पर कृषि संयंत्र भी उपलब्ध कराए गए। और इन सबसे ऊपर इन किसानों को ये आश्वासन दिया गया कि इनके उत्पाद को सरकार अच्छी कीमत देकर खरीद भी लेगी। अब क्या था, किसानों ने जी भरकर अर्थात पूरी मेहनत की और नतीजे अच्छे तो रहे, लेकिन उतने नहीं जितना कि सोचा गया था। पहले चरण की बात कर रहे हैं हम, लेकिन दूसरे चरण में नतीजे अत्यंत चौंकाने वाले थे, जिसमें उत्पादन इतना बड़ा कि सरकार को उसके भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम नामक संस्था के अंतर्गत भंडार गृहों का निर्माण करवाना पड़ा। आपातकालीन और किसी प्राकृतिक आपदा में इस्तेमाल करने के लिए रखे गए अतिरिक्त स्टॉक को बफर स्टॉक के नाम से जाना जाता है। अर्थात कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पहला शुरुआती कदम उठाने के पश्चात अर्थात कृषि क्षेत्र को वरीयता देना और उसके पश्चात लगातार निगरानी रखने के पश्चात एक लाभ यह हुआ कि देश खाद्यान्न के मामले में न केवल आत्मनिर्भर हुआ, बल्कि उत्पादन का स्तर इतना बढ़ गया था कि देश इस खाद्यान्न को निर्यात करने के स्तर तक पहुंच गया था। निश्चित तौर पर सरकार की प्रशंसा करना बनता है। अब इस कृषि क्षेत्र से संबंधित चर्चा में या यूँ कहें कि हरित क्रांति योजना से संबंधित चर्चा में अब हम बात करने जा रहे हैं हरित क्रांति योजना के दुष्परिणामों की। वैसे इन्हें दुष्परिणाम कहना भी नहीं चाहिए, ये हम यूँ कह सकते हैं कि अब हम बात करते हैं हरित क्रांति योजना के नकारात्मक प्रभावों की। पहला, केवल जमींदार और धनी किसान ही इस योजना से लाभान्वित हुए थे। ये योजना 2 उत्पादों मुख्यतः
गेहूं और चावल तक ही सीमित रही। तीसरा, हरित क्रांति योजना के कारण किसानों में वर्गीकरण हुआ, अर्थात पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के धनी किसान एक तरफ और देश के बाकी गरीब किसान एक तरफ। अब बात करते हैं हरित क्रांति योजना के राजनीतिक प्रभावों या इनके परिणामों की। पहला, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के धनी किसान एक तरफ और बाकी गरीब किसानों के एक तरफ, अर्थात वर्गीकरण के कारण वामपंथी दलों जैसे राजनीतिक पार्टियों को इन गरीब किसानों को अपनी तरफ आकर्षित करने का मौका मिल गया था, जो कालांतर में उसके स्थायी वोट बैंक बन गए थे। दूसरा, वे किसान जो इस हरित क्रांति योजना से लाभान्वित हुए थे, उन्होंने राजनीति में रुचि लेना शुरू कर दिया था, जो समय बीतते अर्थात कालांतर में अपने क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध हो गए थे। इस पहले शुरुआती कदम की विस्तृत चर्चा के पश्चात अब हम बात करते हैं दूसरे शुरुआती कदम की, अर्थात उद्योगीकरण को तेज गति से आगे लेके जाना, इस सोच के साथ कि देश के आधुनिकीकरण के लिए उद्योगीकरण अत्यंत आवश्यक है। इसी सोच के साथ दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को आवंटित लगभग 11% की तुलना में इस उद्योग क्षेत्र को 18.5% की एक बड़ी राशि आवंटित की गई थी। साथ ही योजना आयोग के वास्तुकार कहे जाने वाले एक प्रसिद्ध सांख्यिकीविद पीसी महलानोबिस के नेतृत्व में एक कमेटी का भी गठन किया गया था, जिसमें बहुत से योजनाकार और अर्थशास्त्री शामिल थे। उद्देश्य यह था कि उद्योग क्षेत्र में एक ढांचागत परिवर्तन लाया जा सके। इन्हीं दिनों कांग्रेस के 1955 के आवड़ी सेशन में, आवड़ी एक शहर है जो तमिलनाडु के चेन्नई शहर के करीब एक कस्बा है, तो इसी दौरान 1955 के कांग्रेस सेशन में जो आवड़ी में था, सरकार ने अपना समाजवादी रुख दर्शाते हुए कई वस्तुओं पर आयात कर लागू भी किया और कईयों पर आयात कर की वृद्धि भी की, जिससे कि स्थानीय उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। इसी काल में कई उद्योग भी स्थापित हुए, बात चाहे तेल शोधक कारखानों की हो, इस्पात कारखानों की हो या अन्य बड़े उद्योगों की हो। उदाहरण के तौर पर असम का नूनामती तेल शोधक कारखाना, बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना, इस्पात कारखानों में हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का भिलाई इस्पात कारखाना, हालांकि अब ये छत्तीसगढ़ में है, और दूसरा उड़ीसा में राउरकेला इस्पात कारखाना, हालांकि बाद में पश्चिम बंगाल में के दुर्गापुर में भी एक इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था। और जब हम बात करते हैं भारी उद्योग की, तो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में आता है भेल, जिसका पूरा नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई थी वर्ष 1956 में। इसके साथ ही हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी, हालांकि इसकी स्थापना स्वतंत्रता से पहले हो चुकी थी, लेकिन उसके पुनर्निर्माण का कार्य आरंभ किया गया था और कालांतर में ये कंपनी सरकार की एक नवरत्न कंपनियों में से एक साबित हुई, जिसको अभी वर्तमान में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। अन्य उद्योग में बात करें तो बेल अर्थात भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की भी स्थापना हुई। सरकार ने रेलवे पर भी काम किया। इस तरह उद्योगों के स्थापना का कार्य जारी रहा। हम बात कर रहे हैं दूसरे पंचवर्षीय योजना, उसके बाद के काल की। निश्चित तौर पर दूसरे पंचवर्षीय योजना के पश्चात उद्योग स्थापना में वृद्धि हुई, लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी निकले। बात करते हैं इनके दुष्परिणामों की। पहला,
उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए जिस तकनीक की आवश्यकता थी वो तकनीक देश में उपलब्ध नहीं थी। अतः उस तकनीक को आयात करने के लिए हमें विदेशी मुद्रा का एक भारी व्यय करना पड़ा था। और दूसरा, उद्योग क्षेत्र की तरफ ध्यान अधिक दिए जाने के कारण कृषि क्षेत्र अनदेखा रह गया था। हालांकि इसके लिए योजनाकारों पर ये इल्जाम भी लगा कि वे उद्योग क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में संतुलन नहीं बिठा पाए और उन्हें शहरी तरफदारी का दोषी भी ठहराया गया। कई कांग्रेसी जनों, जिसमें पहला नाम आता है गांधीवादी अर्थशास्त्री जेसी कुमारप्पा का, जिन्होंने कृषि क्षेत्र को अनदेखा किए जाने पर चिंता जताई, और एक दूसरे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री, हालांकि उन्होंने बाद में कांग्रेस को छोड़कर अपना राजनीतिक दल बनाया था, उसकी स्थापना की थी जिसका नाम लोकदल है, लेकिन उन्होंने भी इस बात की वकालत की थी कि देश के सही विकास के लिए कृषि क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के केंद्र में रखना आवश्यक है। इन आलोचनाओं की पूर्ति के लिए सरकार ने राज्य सरकारों को ये हुक्म दिया कि वे सिंचाई योजनाओं को लागू करें और साथ ही भूमि सुधार की जो योजनाएं उन्हें लागू करने के लिए कही गई हैं वह उन्हें शीघ्र लागू करें, जिससे कि कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में संतुलन बनाया जा सके। हालांकि कई नीतिकार अभी भी इस पक्ष में थे कि बिना उद्योग में निवेश किए अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकता, अर्थात भारत गरीबी के चक्र से बाहर नहीं निकल सकता। इस दूसरे शुरुआती कदम के पश्चात हम बात करते हैं तीसरे शुरुआती कदम की, अर्थात परिवहन और संचार क्षेत्रों पर ध्यान देना सरकार द्वारा। जैसा कि हम जानते ही हैं कि कृषि क्षेत्र के उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, अर्थात कृषि उत्पादों की ढुलाई की बात करें या कृषि संयंत्रों या उद्योग क्षेत्र के लिए वांछित बड़े उपकरणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। सरकार भी इस बात को जानती थी कि कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र दोनों के लिए ये परिवहन रीढ़ की हड्डी का काम करता है। अतः समय समय पर सरकार ने इस संदर्भ में अपनी पूरी कोशिश की और पूरे प्रयास किए कि इन क्षेत्रों में किसी प्रकार की कमी न रहे, जिसके लिए बात चाहे नए रेल मार्गों को तैयार करने की हो या पुराने रेल मार्गों के पुनर्निर्माण की हो, या फिर जिन स्थानों पर रेल की उपलब्धता नहीं थी वहाँ पर सड़क मार्गों का निर्माण करवाना, जिससे कि औद्योगिक इकाइयों से जो सामान उत्पादन हो रहा है वो देश के सभी भागों तक आराम से पहुँच सके। अब बात यदि हम संचार माध्यम की करें तो हम जानते हैं कि उद्योग की बात करें या व्यापार की, संचार इन दोनों ही क्षेत्रों के लिए अत्यंत आवश्यक है। और इस संदर्भ में तो हम सरकार की प्रशंसा करेंगे कि सरकार ने आधुनिक से आधुनिक तकनीकों को अपनाकर इस क्षेत्र को, संचार क्षेत्र को दूसरे देशों के समकक्ष रखने का पूरा प्रयास किया है। इस समय जबकि हम तीसरे शुरुआती कदम की चर्चा भी समाप्त कर चुके हैं और पाठ के लगभग समापन में हैं, तो हम एक बड़े महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करने जा रहे हैं, और वो तथ्य ये है कि अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय दोनों को साथ साथ लेकर चलना अत्यंत आवश्यक है। इन पंक्तियों का अर्थ ये है
कि अब ये जिम्मेदारी सरकार की होती है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए कौन सा निर्णय लेती है, अर्थात वो कौन सी रणनीति पर चलती है। लेकिन उसे इस बात को सुनिश्चित करना होता है कि नागरिक सामाजिक न्याय से वंचित ना रहें। इन पिछली 4-5 पंक्तियों के अर्थ को समझने के लिए पॉस्को से अच्छा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। ये पॉस्को क्या है, आइए इस बात को समझ लेते हैं। पॉस्को वास्तव में एक इस्पात उत्पाद करने वाली एक बड़ी कंपनी है जिसका पूरा नाम है पोहांग आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसका मुख्यालय दक्षिण कोरिया देश के पोहांग शहर में है। वास्तव में वर्ष 2005 में उड़ीसा सरकार एवं पोहांग कंपनी के बीच एक अनुबंध हुआ जिसके अनुसार भुवनेश्वर के समीप एक कस्बे में इस्पात उद्योग की स्थापना करने की बात की गई थी। जब कोई बड़ा उद्योग या किसी बड़े उद्योग की स्थापना की जाती है तो इससे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के पहलू जुड़े होते हैं। आइए एक करके दोनों की चर्चा कर लें। पहले हम बात करते हैं उन बिंदुओं की जो इस उद्योग स्थापना के सकारात्मक पहलू से जुड़े हैं। नंबर 1, किसी भी संस्था द्वारा पूंजी निवेश, विशेष तौर पर यदि वो विदेशी कंपनी हो, तो सरकार के लिए या यूं कहें कि राज्य सरकार के लिए एक शुभ संकेत होता है। इससे क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिलता है। तीसरा, इससे विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। और चौथा, इससे स्थानीय व्यवसायियों को कारोबार भी प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इस उद्योग स्थापना से जुड़े नकारात्मक बिंदुओं की। पहला, उन लोगों का विस्थापित होना जहां पर ये उद्योग लगाया जाना है। विस्थापित हुए लोगों की जीविका पर प्रश्न खड़ा हो जाता है। और तीसरा, इससे पर्यावरण में असंतुलन अर्थात पर्यावरण का खतरा पैदा हो जाता है। अब वर्ष 2005 में इस अनुबंध के पश्चात, इसी वर्ष अर्थात 2005 में ही कंपनी ने अपना निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया था। अब वे लोग जो इस उद्योग स्थापना से प्रभावित हो रहे थे, उन्होंने कंपनी के कार्यालय के बाहर धरना आरंभ कर दिया। विशेषकर जगजीतपुर के लोग, बहुत से महिलाएं और पुरुष जो ग्राम पंचायतों से जुड़े थे और स्थानीय संगठनों से जुड़े थे, वे भी इस धरने में शामिल हो गए। अब राज्य सरकार इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए थी। लोगों की भावनाओं को समझते हुए, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए ओडिशा सरकार ने इस कंपनी के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया, अर्थात उसका उत्पाद आरंभ नहीं हो सका। जहां एक और ये लोगों की बड़ी जीत थी, वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से वो वादा पूर्ति कि किसी भी व्यक्ति को सामाजिक न्याय से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि यही अर्थव्यवस्था निजी हाथों में होती तो शायद ही उन्होंने लोगों की समस्या को समझा होता, अर्थात आर्थिक विकास के चक्कर में उन्होंने उत्पाद को हरी झंडी ही दे दी होती। निश्चित तौर पर जब ऐसे किसी बड़े उद्योग की स्थापना होती है तो वाद विवाद, विचार विमर्श इत्यादि का जन्म होता है, ये चीजें जन्म लेती हैं। लेकिन यदि अधिकारी तटस्थ हों तो एक सही निर्णय पर पहुंचा जा सकता है, जो कि इस समय हुआ। अर्थात उड़ीसा सरकार ने अपने आर्थिक विकास का त्याग करते हुए पहले इस बात का ध्यान रखा कि कोई भी नागरिक सामाजिक न्याय से वंचित ना हो जाए। इन पिछली 4-5 लाइनों के बदले में एक खूबसूरत लाइन ये कही जा सकती है कि यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। इस चर्चा के पश्चात हम बात करते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व संभालने के पश्चात
इंदिरा गांधी ने अर्थव्यवस्था से संबंधित क्या क्या काम किए। बात वर्ष 1966 जनवरी की है, जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व भी संभाला था और वे प्रधानमंत्री भी बनी थी, और उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए जिनका मकसद अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने का था। ये ऐसी क्या क्या बिंदु हैं, आइए उनकी चर्चा कर लें। वे उद्योग क्षेत्र में सरकार की अधिक भागीदारी की पक्षधर थी। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इंदिरा गांधी ने रियासतों के विशेषाधिकार को बंद कर देश के राजस्व के एक बड़ी मात्रा को अन्य योजनाओं के लिए लागू करवाया। और चौथा, वे गरीबों को अन्य योजनाएं लागू करने में, जिससे कि गरीब लोग लाभान्वित हो सकें, उस दिशा में भी काफ़ी काम किया। निश्चित तौर पर इंदिरा गांधी के इन प्रयासों से आर्थिक विकास बढ़ा, लेकिन 1980 का दशक आते आते आर्थिक विकास में फिर से मंदी देखी गई, जिसमें मुख्यतः दो कारण बताए गए। पहला, सरकारी संस्थाओं में बढ़ता भ्रष्टाचार, और दूसरा, अधिकारियों का सजग ना होना। और उस समय लोग इस बात को समझने लगे थे, उनका मत ये बनने लगा था कि शायद अर्थव्यवस्था को आगे लेकर जाना अकेले सरकार की बस की बात नहीं है, अर्थात अब इसमें निजी संस्थानों को या निजी हाथों की भी भागीदारी की आवश्यकता है। हम इस पाठ की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। इस पुस्तक के अंत में दिए गए प्रश्न उत्तर रूप में इस पाठ से संबंधित फिल्म पाथेर पंचाली, इस पाठ से संबंधित कार्टून एवं अन्य चित्रों से संबंधित प्रश्न उत्तर रूप में, और कुछ अतिरिक्त प्रश्न उत्तर को भी दिया गया है, जिसके लिए आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर उन्हें देख भी सकते हैं और उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसा कि अपेक्षित है, पहले सत्र का प्रश्न पत्र MCQ अर्थात बहुवैकल्पिक प्रश्न पैटर्न पर आधारित होगा। अब इस तरह का सैंपल प्रश्न पत्र आपके अभ्यास के लिए कम से कम वास्तविक परीक्षा से कम 20 दिन पहले अपलोड कर देंगे। अब इस सैंपल प्रश्न पत्र के अपलोड होते ही उसकी सूचना आप तक तुरंत पहुंच जाए। साथ ही अन्य पाठों के वीडियोज नए पाठ्यक्रम पर आधारित, उनकी सूचना भी हमारे अपलोड करते ही आप तक पहुंच जाए। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अर्थात बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।